कई बार इसराइल से जंग लड़ने वाला इस्लामी मुल्क आज अपनी फ़ौज को तनख्वाह देने से आजिज़ आ चुका है। बैंक करप्ट होने वाला इस्लामी मुल्क जिसकी करेंसी 95% गिर गई है, उसकी फ़ौज को 6 महीने तक तनख्वाह देने का ऐलान अमेरिका ने कर दिया है। इस अफसोसनाक खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, आज का आगाज़ करेंगे एक इंतहाई अफसोसनाक खबर से। अफसोसनाक इसलिए कहूँगा कि पहले मैं कुछ दिन पहले की जो एक वीडियो नशर कर चुका हूँ श्रीलंका के हवाले से, जो कि पाकिस्तान का एक बेहतरीन दोस्त मुल्क है इस रीजन का। आज उसके बाद एक इस्लामी मुल्क की बात होने जा रही है। वो इस्लामी मुल्क जो कि कई बार इसराइल से जंगें लड़ चुका है और 2006 की जंग में तो उसे मुकम्मल तौर पर दबोच चुका था और इसराइल को यकतरफा जंगबंदी का ऐलान करना पड़ा। अगरचे इसराइल फ़िज़ाई तौर पर बहुत मजबूत था, लेकिन ज़मीनी जंग में उस मुल्क ने बहुत छोटी ताकत के साथ इसराइल को नाको चने चबवाए थे और इसके बाद आज उसकी ये हालत हो गई है कि उसे अपनी फ़ौज की तनख्वाहें देना ही मुश्किल हो गई हैं और अमेरिका को 6 महीने के लिए उसकी फ़ौज को पालने या तनख्वाह देने का ऐलान करना पड़ रहा है। ये मुल्क नाजरीन कोई और नहीं बल्कि अरब दुनिया का मुल्क लबनान है। लबनान वही मुल्क है जो कि पिछले कुछ अरसे से माशी बदहाली का शिकार है और बैंक करप्ट भी हो चुका है। इस पर मैं आपकी खिदमत में एक वीडियो भी नशर कर चुका हूँ, जिसमें लबनानी अवाम जो है वो बैंकों से ज़बरदस्ती पैसे निकलवाने के लिए बैंकों के दरवाजे तोड़ रहे थे। और अब यहाँ पे हालत ऐसी हो गई है कि जो फ़ौज है लबनान की, उसे पालना भी मुश्किल होता जा रहा है और उसके लिए 7 करोड़ 20 लाख डॉलर का ऐलान अमेरिका को करना पड़ा है और तकरीबन एक फ़ौजी या एक एहलकार के हिस्से में $100 की जो रकम है वो लाई गई है और 6 महीने तक ये तनख्वाह जो है उन्हें दी जाएगी। नाजरीन, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि लबनान आज इस हाल में है, लेकिन ये वही मुल्क है जहाँ पे हिजबुल्लाह जैसी ताकतवर तंजीम जो है वो रहती है और हिजबुल्लाह 2006 की इसराइल लबनान जंग में अपनी ताकत मनवा चुकी है और पूरी दुनिया ने इसका मुशाहिदा किया था, क्योंकि इसराइल फ़िज़ाई बमबारी में तो बहुत आगे था, उसके पास जदीद तरीन लड़ाका तैयारे थे। लेकिन जब ज़मीनी जंग की बात आई तो इसराइल ने इस बात को खुलेआम तस्लीम किया और बहुत से उनके फ़ौजी जनरल्स को इस्तीफ़े भी देने पड़े इस बात पर कि आपने हिजबुल्लाह की ताकत का गलत अंदाज़ा लगाया था। हम उसे हमास के जैसा, अल-फतह के जैसा, जो कि गज़ा और फ़लस्तीन में इसराइल के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार थी, इन तंजीमों के मुकाबिल हम हिजबुल्लाह को भी समझते थे। लेकिन हिजबुल्लाह के पास तो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स भी हैं, उसके पास जदीद रॉकेट्स भी हैं और उसके पास असल मानों में जो बेहतरीन हथियार साबित हुआ वो था एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल थे। क्योंकि जब उसकी बहादुरी को देखा गया हिजबुल्लाह की, कि जब ज़मीनी फ़ौज भेजी इसराइल ने, तो उस वक्त हिजबुल्लाह ने अपनी बॉर्डर के पास तकरीबन कई देहात, जो कि 40-50 देहात हैं, उन्हें मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया था और इसराइली फ़ौज को जैसे आप वेलकम करते हैं ना, इसी तरह उसे अंदर आने दिया टैंकों समेत और वो बड़े आराम से मार्च करती हुई अंदर आती गई और उसका ये ख्याल था कि शायद फ़िज़ाई बमबारी से वो काम मुकम्मल कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही उनकी फ़ौजें लबनान की सरहदों में दाखिल हुई तो चारों तरफ से उन पर एंटी टैंक मिसाइलों की बारिश कर दी गई और उस वक्त इसराइली जनरल्स को ये कहना पड़ा कि ये एक हकीकी जंगी दिन था, हमने इसका तसव्वुर भी नहीं किया था। क्योंकि इसराइल के मरकावा टैंक, जो कि इसराइल की शान कहलाते थे, इसराइल ने इनके मुतल्लिक ये दावा किया था कि ये टैंक जो हैं ये अगर बहुत भी ताकतवर होंगे, वो हथियार जो कि हमास के पास हैं, हिजबुल्लाह के पास हैं, अल-फतह के पास हैं, तो वो इन टैंकों में ज़्यादा से ज़्यादा डेंट डाल सकते हैं और ये भी हम बहुत बड़ी बहादुरी मानेंगे। लेकिन आप हैरान होंगे, बल्कि इसराइल हैरान हुआ जब उसने देखा कि ये मरकावा टैंक रूई के गालों की तरह हवा में उड़ना शुरू हुए।
क्योंकि इन पर जो फायर होने वाले मिसाइल थे वो कोई आम मिसाइल नहीं थे, बल्कि वो फ्रांसीसी मिसाइल मिलान थे, वो चीनी मिसाइल HJ-8 थे, और इसके अलावा पाकिस्तानी मिसाइल बख्तर शिकन भी उनसे बरामद हुए। जबकि इसके अलावा नाजरीन, ईरान की तरफ से भी जदीद तरीन रॉकेट्स और शॉर्ट रेंज मिसाइल भी हिजबुल्लाह के पास सैकड़ों के हिसाब से मौजूद थे। और यहाँ पे जो हमास थी या फिर अल-फतह जो आज आप देख रहे हैं कि वो सैकड़ों के हिसाब से रॉकेट फायर करते हैं इसराइल पे, तो आज इसराइल के पास आयरन डोम मिसाइल सिस्टम है, जिससे काफ़ी हद तक वो मतलब 70-80 रॉकेट, 90 रॉकेट, 85 रॉकेट जो हैं वो मार गिराते हैं, और बाकी रॉकेट जाके तो इसराइल को लगते हैं या अपने निशाने पर या निशाने के बगैर, लेकिन वो ज़मीन पर ब्लास्ट होते हैं। जबकि उस वक्त ये सिस्टम इसराइल के पास नहीं था, लिहाजा जितने भी सैकड़ों रॉकेट जो है हिजबुल्लाह फायर करती थी, उनसे 1/3 इसराइल जो था वो उनकी जद में था, और उसके गली मोहल्लों में भी उसी तरह से खौफ का एक राज था। लिहाजा इसराइल को यकतरफा जंगबंदी करना पड़ी, और समंदर में खड़ी उसके 2 जो जंगी कश्तियां हैं, जो जंगी वेसल्स हैं, उनको भी हिजबुल्लाह ने तबाह किया था, और हिजबुल्लाह को लीड कर रहे थे उस वक्त हसन नसरुल्लाह। नाज़रीन, ये बात मैं कुछ तारीखी हवालों से कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उस वक्त के जो इसराइली अखबार थे, जराइद थे या उनके मुबस्सिरीन थे दिफाई, वो ये सोच में पड़े थे, इस बात पर हैरान थे कि आखिर इतने ख़तरनाक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कि चीन के, फ्रांस के या पाकिस्तान के, ये इनके पास आए कहाँ से। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। आप एक मुल्क को असलहा फ़रोख्त करते हैं और वो मुल्क किसी दूसरे मुल्क में वो असलहा जो है वो फ़राहम कर देता है किसी ख़ास मकसद के लिए। तो जैसा कि आज यूक्रेन को बहुत से ऐसे ममालिक असलहा फ़राहम कर रहे हैं रूस के ख़िलाफ़, जो कि उनका अपना बना हुआ नहीं है। जैसा कि अफ़गानिस्तान में रूस के ख़िलाफ़ जब जंग हो रही थी, तो उस वक्त अमेरिका ने जो असलहा फ़राहम किया था वो मेड इन अफ़गानिस्तान तो नहीं था, यानी वो भी एक तीसरे मुल्क से आया हुआ असलहा था। लिहाजा इसका वो एतराज़ जो है वो भी इतना दमदार नहीं था इसराइल की तरफ से। क्योंकि उस वक्त ही पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट थी या पाकिस्तान की फ़ौजी क़ियादत थी, सियासी क़ियादत थी, उन्होंने बड़ी दानिशमंदी का मुज़ाहरा किया था, और उन्होंने अमेरिका से ये ख़ास तौर पर 2-3 मुतालबे किए थे कि आप अगर रूस को हराना चाहते हैं, जो कि आप मिलकर भी नहीं हरा सकते, हम उसे हराएंगे, हम इस जंग को जीतेंगे, लेकिन आपको असलहे के हवाले से, फ़ौजी जंगी साजो सामान के हवाले से हाथ खोलना होगा। जो हम मांगेंगे, जितना मांगेंगे वो देना होगा, तब आपको नतीजा भी निकाल के देंगे। और उसी तरह हुआ। अमेरिका ने इस जंग को मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट किया, और अफ़गानिस्तान में ISI, पाकिस्तान और अफ़गान मुजाहिदीन ने मिलकर उस वक्त की जो रूसी एग्रेशन थी उसका मुकाबला किया, और अफ़गानिस्तान को फतह होने से बचा लिया गया। वरना तो रूस उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिज़स्तान और पता नहीं कितने ही स्थान कब्ज़ा करके आगे बढ़ रहा था। उसे गर्म पानियों का समंदर चाहिए था, और वो समंदर आज जहाँ पे गवादर है, जहाँ पे CPEC बनने जा रहा है। आज खैर पाकिस्तान ने इसे दोस्ताना माहौल में दोस्ती के लिहाज से ऑफ़र किया हुआ है रूस को, और अब वो दोस्त बनकर यहाँ आ रहा है। लेकिन ये तारीख़ के हवाले से मैं एक बात बता रहा हूँ आपको। लेकिन नाज़रीन, अब अफसोस की बात तो यहाँ पे ये भी है कि श्रीलंका भी पाकिस्तान का बेहतरीन इत्तेहादी था। अब उसके बाद लबनान एक इस्लामी मुल्क है, वो भी अब अपनी फ़ौज को अगर अमरीकी तनख्वाह पर चलाना शुरू कर देगा, तो आप समझ सकते हैं कि कितने बुरे हालात चल रहे हैं इस्लामी दुनिया में या फिर इस्लामी दुनिया के दोस्त ममालिक में। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला लबनान को माशी तौर पर इस्तेहकाम फ़राहम करे, और पाकिस्तान को भी माशी तौर पर इस्तेहकाम फ़राहम करे, क्योंकि हमारी फ़ौज भी हमारे मुल्क की ताकत है। जिन मुल्कों की नाज़रीन फ़ौजें कमज़ोर पड़ जाती हैं, उनके दुश्मन उन्हें निगलने में ज़्यादा वक्त नहीं लेते। आपके सामने कोसोवो है, आपके सामने फ़लस्तीन है, चेचनिया है, और भी बहुत से ममालिक हैं ऐसे जो कमज़ोर हैं। क्योंकि अगर आपको दुनिया में सर उठाकर जीना है, तो आपको तोप के जवाब में तोप खड़ी करनी पड़ती है, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता।
لہٰذا پاکستان کا بھی معاشی استحکام جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام پیدا ہو تاکہ اس سے معاشی استحکام آئے اور پاکستان کی معیشت، پاکستان کی فوج اور عوام سب ایک بہترین ترقی کریں اور دن دگنی اور رات چگنی ترقی کریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ رپورٹ آپ کے لیے معلومات کا باعث بنی ہوگی۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مفید معلومات کا، لیکن پھر بھی آپ کو انٹرنیشنل نیوز دینا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ میں دیتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا، اور جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ناظرین سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمارے انسٹاگرام، ٹویٹر اور فیس بک پر بھی ہمیں لائک کیجئے، فالو کیجئے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، امت مسلمہ پائندہ باد۔